वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ ये टॉपिक का 14th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। सर्किट यहाँ पे दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट I1 बाय KCL, इट मींस बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी ही नोडल एनालिसिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमें कमेंट करके कहते हैं कि सर KCL में जहां डिपेंडेंट सोर्स हो ऐसे प्रॉब्लम भी लिया करो। तो इसके पहले वैसे हमने 2-3 प्रॉब्लम वैसे लिए थे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है। कहां पे है? तो ये देखिए यहां पे ये डिपेंडेंट सोर्स है और ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि देखो यहां पे लिखा है 2I1, इट मींस ये I1 के ऊपर डिपेंडेंट है और इसके अंदर एरो दिया है, इट मींस ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। और यहां पे ये I1 ही हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे I1 जो है वो दो जगह पे दिया है, एक तो यहां दिया है और एक तो यहां दिया है। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहां पे क्या क्या सोर्सेज दिए हैं, तो इधर एक करंट सोर्स दिया है और इधर एक वोल्टेज सोर्स दिया है। ठीक है, तो KCL से हमें इसको सॉल्व करना है, इट मींस बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। तो उसके लिए आपको यहां सबसे पहले नोड चेक करना पड़ेगा, कितने नोड है, और जितने भी नोड है हर नोड पे आपको KCL अप्लाई करके इक्वेशंस तैयार करनी पड़ेंगी और तब जाके ये कुछ सॉल्व होगा। और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो इसको, वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। तो बुक पेन और कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ और सॉल्व करना शुरू करो। तो चलो अब हम यहाँ पे नोड ढूंढते हैं। नोड यानी क्या होता है? नोड यानी जंक्शन पॉइंट, जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है, ऐसे पॉइंट को, ऐसे जंक्शन को नोड कहते हैं। तो यहाँ पे नोड अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे दो नोड हमें दिख रहे हैं क्लियर कट। ये देखो यहाँ पे हम एक नोड ले लेंगे, ठीक है, ये है नोड 1 और ये जो नोड है ये है नोड 2। ठीक है, और यहाँ पे एक और नोड हम यहाँ नीचे ले लेंगे, इसको ग्राउंड यहाँ पे कर लेंगे। देखो हम इसको अर्थिंग कर लेंगे, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको अर्थिंग किया है इसलिए। ठीक है, तो ये है नोड 1 और ये है नोड 2। अब आपको क्या करना है, ये नोड पे कितने कितने ब्रांचेस लगे हैं वो चेक करना है और ये दोनों नोड पे KCL 1 by 1 अप्लाई करना है। तो अगर हम नोड 1 पे चेक करें तो नोड 1 पे 4 ब्रांचेस है और नोड 2 पे भी 4 ब्रांचेस है। ठीक है, देखो नोड 1 पे इधर का एक ब्रांच है, इधर का एक ब्रांच है, इधर एक ब्रांच है और ऊपर एक ब्रांच है। नोड 2 में भी 1 2 3 4 ब्रांचेस है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहां पे हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड 1। तो हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे अप्लाई KCL एट नोड 1। तो नोड 1 पे अगर आपको KCL अप्लाई करना है तो नोड 1 पे कौन से जो हमने आपको बताया है कि नोड 1 में 4 ब्रांचेस है, तो चेक करो कि चारों ब्रांचेस में करंट क्या क्या फ्लो हो रहा है और उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो शो करो। अगर हम यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो इधर की जो ब्रांच है यहाँ पे फ्लो हो रहा है I1, ये ऑलरेडी दिया हुआ है I1। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये करंट का यहाँ पे डायरेक्शन दिया है I1, ये ऐसा फ्लो हो रहा है। देखो इस तरह से ये जो है I1 ये ऐसा जाएगा और ये जो I1 है वो इस तरह से ये नोड पे एंटर कर रहा है। ठीक है ना, ये I1 ऐसा एंटर कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह से ये नोड 1 पे ऐसा एंटर कर रहा है, मतलब नोड 1 के अंदर जा रहा है। ऊपर से जो आ रहा है, ठीक है ना, 2I1 मान के चलते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं। ठीक है ना, जैसे यहां से फ्लो हो रहा है I1 और ऊपर से एक आ रहा है करंट। ठीक है ना, ऊपर से एक आ रहा है, फिर इधर कुछ गया। ठीक है, हम यहां पे दे देते हैं और यहां पे कुछ देखो डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होके ऐसा फ्लो हो रहा है। इस तरह से हमने ये लिया है। ठीक है, तो ये जो I1 है ये एंटर कर रहा है, इधर जो जा रहा है इसको नाम दे दो, चलो इसको नाम दे देंगे I2। इधर जो जा रहा है इसको नाम दे दो, चलो इसको नाम दे देंगे I3। और ऊपर से जो आ रहा है उसको नाम दे दो I4। देखो नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप IA IB IC IX IY आपको जो मन करता है आप वहां पे नेमिंग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो नोड 1 है, नोड 1 के अक्रॉस का वोल्टेज ले लो V1 और ये जो नोड 2 है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ले लो V2। ठीक है, नोड 1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 और नोड 2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 और ये जो यहाँ पे अर्थ किया है इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो 0 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये नोड 1 पे KCL अप्लाई करना है। स्टेटमेंट में लिख लिया है अप्लाई KCL एट नोड 1। अब आपको क्या करना है, नोड 1 पे ये जो 4
करंट्स है I1, I2, I3, I4, ये इसमें से कौन एंटर कर रहा है नोड पे, कौन नोड से लीव कर रहा है, वो यहाँ पे चेक कर लो। जो भी करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको निगेटिव में लो, और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको पॉजिटिव में लो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख के दे देते हैं आपको, नहीं तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है वो निगेटिव में लो, और जो करंट नोड से लीव कर रहा है वो पॉजिटिव में लो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यही रूल लेके सॉल्व करना ये कंपलसरी नहीं है, यही रूल से सॉल्व करना चाहिए ये जरूरी नहीं है। अगर आपने इसका उल्टा रूल लिए ना तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में ये रूल से सॉल्व किया है तो कुछ बुक्स में इसका उल्टा रूल यूज किया है, मतलब जो करंट एंटर कर रहा है वो प्लस दिए है और जो करंट लीव कर रहा है वो माइनस दिए है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कोई भी वे से सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है। आप चाहे तो ये रूल से सॉल्व करो या इसका उल्टा रूल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर एक ही आना चाहिए। समझ गए, आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए। तो चलो फिलहाल हम ये रूल का यूज कर लेंगे। इसके पहले भी सभी प्रॉब्लम्स में हमने यही रूल से सॉल्व किया है। तो अगर यहाँ पे नोड 1 पे 4 करंट I1, I2, I3, I4 की अगर बात करें तो चलो चारों को चेक करेंगे कि कौन यहाँ पे नोड पे एंटर कर रहा है या कौन नोड से लीव कर रहा है। अच्छा, एक और बात बता देते हैं आपको, ये जो अभी हमने लिया है यहाँ, इधर से I1 आ रहा है, ऊपर से I4 आ रहा है, और इधर हमने I2, I3 लिविंग में दे दिए है ना, ये दोनों एंटरिंग में दिए और ये दोनों लिविंग में दिए। ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपने चारों को लिविंग दे दिए तो भी चलता है, अगर आपने चारों को एंटरिंग दिए तो भी चलता है, या आधे आपने एंटरिंग दे दिए आधे आपने लिविंग दे दिए वो भी चलता है, मिक्स किए तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल सही तरह से आपको इक्वेशन लिखते आना चाहिए। आपका फाइनल आंसर बिल्कुल एक ही आएगा। आप चाहे तो रफ में यही प्रॉब्लम को दो अलग अलग तरह से सॉल्व करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, आंसर एक ही आता है। चलो फिलहाल हमने ये लिया है। चलो I1 की अगर बात करें, सबसे पहले चेक करो कि I1 नोड 1 पे एंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है। तो ये जो I1 है, ये I1 यहां से आ रहा है और ये नोड 1 पे ऐसा एंटर कर रहा है, मतलब नोड 1 पे अगर एंटर कर रहा है तो I1 हम लेंगे माइनस में I1। उसके बाद I2 को चेक करो, I2 जो है वो यहां से यहां जा रहा है, देखो I2 जो है वो नोड से बाहर जा रहा है, नोड 1 से बाहर जा रहा है, मतलब नोड 1 को लीव कर रहा है, तो I2 हम लेंगे प्लस में, तो हमने यहां ले लेंगे प्लस ऑफ I2। I3 की अगर बात करें तो I3 नोड 1 से नोड 2 के तरफ जा रहा है, मतलब वो I3 जो है वो नोड 1 से लीव कर रहा है, तो I3 भी हम लेंगे प्लस में, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस ऑफ I3। ठीक है, और अब लास्ट में I4 जो है वो नोड 1 पे ऊपर से एंटर कर रहा है, तो I4 जो है वो माइनस में लेंगे, माइनस ऑफ I4 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए। और अब आपको क्या करना है, I1, I2, I3 ये तीनों को V बाय R के फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि करंट I यानी क्या होता है, करंट I यानी बाय यूजिंग ओम्स लॉ V बाय R, I यानी V बाय R होता है ना। सो I1 को V बाय R के फॉर्म में लिखो, I2 को भी V बाय R के फॉर्म में लिखो और I3 को भी। I4 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि I4 यानी ही 2I1 है। देखो ये जो 2I1 है ना, अपन ने उसी को नाम दिए थे I4। सो I4 के जगह पे 2I1 आएगा, लेकिन I1, I2, I3 को V बाय R के फॉर्म में लिखना कंपलसरी है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं I1 को, तो ये इसके सामने है माइनस, तो यहाँ लिख लो माइनस। अब देखो I1 को हम लिखते हैं V बाय R के फॉर्म में। चेक करो यहाँ पे I1 कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे जो I1 है वो ये देखो, ये जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ से ये नोड के तरफ जा रहा है, यहाँ पे नोड पे वोल्टेज क्या है V1। सो ये 6 वोल्ट से ये V1 की तरफ जा रहा है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, तो ये हो गया हायर पोटेंशियल और यहाँ पे हो गया लोअर पोटेंशियल। तो 6 माइनस V1 और उसके बीच में क्या है 1 ओहम, तो 6 माइनस V1 बाय 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 माइनस V1 बाय 1। ठीक है, 1 ओहम। ठीक है ना, क्योंकि V बाय R के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है ना, R क्या है 1 ओहम इसके बीच में, और V यानी ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज 6 माइनस V1, देखो इस तरह से। उसके बाद I2 को लिखते हैं, चलो I2 को लिखते हैं V बाय R के फॉर्म में। चेक करो I2 कहाँ से कहाँ जा रहा है। I2 जो है वो V1 से नोड 1 से नीचे अर्थ के तरफ जा रहा है, अर्थ के अक्रॉस का पोटेंशियल क्या है 0, इधर क्या वोल्टेज जो है वो 0 है, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ऐसा लिख लेंगे V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। उसके बाद प्लस I3 को लिखो, I3 को V बाय R के फॉर्म में लिखो। चेक करो I3 कहाँ से कहाँ जा रहा है। I3 जो है वो नोड 1 से नोड 2 के तरफ जा रहा है, नोड 1 का वोल्टेज ज़्यादा है,
नोड 2 का वोल्टेज कम है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय I3, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2, हमने क्या कहा था, I3 कहा था क्या, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि उनके बीच में क्या है, 1 ओम है, इसलिए इस तरह से हो गया। तीनों का हमने लिख ले V बाय R के फॉर्म में। और अब बचा I4, I4 हमने क्या कहा था, I4 यानी 2I1, तो यहाँ लिख लो माइनस ऑफ 2I1 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो और V1 V2 के फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन तैयार कर लो, ठीक है। ओके, तो चलो हम V1 V2 के फॉर्म में इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और ये ब्रैकेट के साथ है ना, तो यहाँ से ब्रैकेट को यहाँ से निकाल दो, इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है। तो ये ऐसा होगा -6 प्लस V1, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस V1, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस V1 माइनस ऑफ V2, ठीक है, -2। अब I1 यानी होगा 6 माइनस V1 बाय 1, ये देखो इक्वल टू 0। कैसे आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करेंगे, ये देखो, ये हम यहाँ लिखते हैं इंपॉर्टेंट, IMP, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे, हमने I1 की जगह 6 माइनस V1 बाय 1 लिखे, ये देखो I1 की जगह क्या होता है, I1 की जगह 6 माइनस V1 बाय 1 होता है ना, वही तो हमने यहाँ लिखे 6 माइनस V1 बाय 1, ठीक है ना। आप चाहे तो साइड में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करना अगर है तो, ठीक है, इसको जो है यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्रॉम द सर्किट I1 इज 6 माइनस V1, 6 माइनस V1 बाय 1, ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि I1 जो है वो 6 से V1 की तरफ जा रहा है, सो 6 माइनस V1 बाय 1, इस तरह से देखो 6 माइनस V1 बाय 1, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो, देखो यहाँ पे V1 V2 के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये माइनस ऑफ 6, उसके बाद यहाँ पे ये V1 माने 3V1 माइनस V2, ये -2 से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस ऑफ 12, और ये प्लस ऑफ 2V1 इक्वल टू 0। इसके बाद V1 का यहाँ पे देखो 3V1, ये 2V1, तो ये हो गया 5V1, फिर ये हो गया माइनस ऑफ V2, ओके, -6 -12 -18 हो गया, और राइट साइड में जाएगा +18, ठीक है, बस यहाँ तक। अब इसको स्टॉप करो, तो ये क्या मिल गया, ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। हमने नोड 1 पे हमने KCL अप्लाई किए, और अप्लाई करके हमने ये ऐसा V1 V2 के फॉर्म में इक्वेशन तैयार कर लिए, समझ गए, ओके। अब चलो नोड 2 की तरफ चलते हैं। नोड 2, ये जो नोड 2 है ना, अब ये नोड 2 पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे KCL, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, नाउ अप्लाई KCL एट नोड 2। चलो नोड 2 पे अप्लाई करेंगे, तो नोड 2 पे कितने ब्रांचेस है, हमने काउंट किए थे स्टार्टिंग में, नोड 2 पे 4 ब्रांचेस है, तो 4 के 4 ब्रांचेस में करंट्स का नाम वहां पे दे दो जो फ्लो हो रहा है, और चेक करो उसमें कौन एंटर है कौन लीव कर रहा है ना, या तो चारों में एंटरिंग दे दो, या तो चारों में लीविंग दे दो, या तो मिक्स कर लो, चॉइस आपकी है। चलो यहाँ पे हम शो करेंगे, जरा समझ लो इसको। देखो नोड 1 को छोड़ो, अब नोड 1 का काम हो गया। अब नोड 1 से ये जो I3 है ना, ये उधर जा रहा है, नोड 2 के तरफ जा रहा है। I3 कहाँ जा रहा है, I3 कहाँ जा रहा है, नोड 2 के तरफ जा रहा है। देखो नोड 2 पे ये I3 जा रहा है, एंटर कर रहा है, ये देखो ये I3 जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे, यहाँ से इधर एक स्प्लिट होगा, एक नीचे जाएगा, इसको नाम दे दो I4, I4 तो हो गया है, I4 हो गया तो I5, ठीक है, इसको I5 इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, ये ऐसा आ रहा है, इधर से ऊपर आ रहा है, देखो ये ऊपर आ रहा है, ये 2 एम्पियर, ये यहाँ से इधर ले लो, ऐसा नोड पे एंटर कर रहा है, इसको नाम दे दो, चलो I6 दे देते हैं। और यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये तो पहले से ऊपर जा रहा है, हमने इसका नाम दिए थे I4, ये देखो ये इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। नोड 1 का काम हो गया, नोड 1 को छोड़ दो, नोड 1 पे जो करना था हमने कर लिया, ऐसा इक्वेशन मिल गया। अब नोड 1 की तरफ मत, आपको नोड 1 पे देखना नहीं है, नोड 2 जो है वो फ्रेश नोड है, नोड 2 पे इधर से जा रहा है। देखो नोड 1 से जो I3 लीव कर रहा था, I3 जो नोड 1 से लिविंग कर रहा था, वो नोड 2 के लिए एंटरिंग हो गया, ठीक है ना। I3 नोड 2 पे एंटर कर रहा है, और फिर वो जो है यहाँ से I5 नीचे हमने ले लिया, इधर से I6 हमने दे दिए, और ऊपर I5 दे दिए, ठीक है ना।
आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात फिर से ध्यान में रखो, आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एंटरिंग क्यों दिए, वो लिविंग क्यों दिए, ये अंदर क्यों आ रहा है, वो बाहर क्यों जा रहा है। हमने आपको कहा ना, आपने यहाँ पे कुछ भी दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्वेशन एक ही बनता है। आप रफ में सॉल्व करके देख लो, चैलेंज है हमारा, बिल्कुल एक ही आंसर रहेगा। ठीक है, चाहे तो सभी के सभी एंटरिंग दे दो, चाहे तो सभी के सभी लिविंग दे दो, या तो मिक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? तो चलो हमने यहाँ पे दे दिए जो हमको देना था, I3, I4, I5, I6, ये 4 है यहाँ पे नोड 2 के ब्रांचेस में लगे हैं। तो देखो ये रूल के अकॉर्डिंग आपको समेशन करना है, तो चलो समेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले I3 की अगर बात करें तो I3 नोड 2 पे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस में लेंगे I3, माइनस ऑफ I3। इसके बाद I3 के बाद ये देखो I4 जो है वो ऊपर जा रहा है, I4 ऊपर जा रहा है, तो मतलब I4 जो है वो नोड 2 से लीव कर रहा है। I4 ऐसा लीव कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, मतलब लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है, सो वो प्लस में रहेगा, लीव जो कर रहा है वो प्लस में। I5 की अगर बात करें तो नोड 2 से ये भी लीव कर रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, नोड 2 से लीव कर रहा है, तो ये भी प्लस I5। बचा I6 जो है वो नोड 2 पे एंटर कर रहा है, इधर से एंटर कर रहा है, नोड 2 के अंदर आ रहा है वो, सो माइनस में I6 हो गया, इक्वेशन बन गया। ओके, अब यहाँ पे सभी को V बाय आर के फॉर्म में यहाँ पे लिख लो, सिर्फ I4 को छोड़ के, I4 और I6 को छोड़ के, क्योंकि I6 यानी क्या है, देखो I6 यानी 2 एम्पियर है, तो I6 के जगह यहाँ पे 2 आएगा और I4 के जगह यहाँ पे 2I1 आएगा। ठीक है, ओके, चलो सबसे पहले I3 को लिखते हैं, तो माइनस, ये देखो ये हमने माइनस यहाँ पे दे दिया, I3 को लिखते हैं, V बाय आर के फॉर्म में लिख लेना है I3 को। तो I3 चेक करो कहाँ से कहाँ जा रहा है। I3 अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, I3 का डायरेक्शन हमने एक बार जो दिए थे उसको हमने डबल चेंज किए क्या? नहीं। I3 हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, याद आ रहा है? हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो I3 है ये नोड 1 के लिए लीविंग में है, लेकिन नोड 2 के लिए एंटरिंग में है। थोड़ी देर पहले कहा था हमने, याद करो। I3 फिर से कह रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। I3 जो है वो नोड 1 के लिए लीविंग में है, नोड 1 से I3 लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है, लेकिन नोड 2 पे एंटर कर रहा है, नोड 2 के अंदर जा रहा है। तो I3 जो नोड 2 के अंदर जा रहा है, इसका मतलब I3 कहां से कहां जा रहा है? I3 1 से 2 के तरफ जा रहा है, नोड 1 से नोड 2 के तरफ जा रहा है। तो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2 बाय 1। तो हम यहां लिख लेंगे V1 माइनस V2 बाय 1, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो V1 माइनस V2 बाय 1। ये देखो I3 को V बाय आर के फॉर्म में लिख दिए। चलो I4 यानी 2I1 है, हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में, ये देखो I4 यानी 2I1, वो हमने यहाँ लिख दिया। I5 कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो I5 जो है वो नोड 2 से नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ यहाँ पे वोल्टेज क्या है? 0, सो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस V2 माइनस 0 बाय 1, I5 का हो गया। और I6 यानी 2 एम्पियर है, तो यहाँ लिख लो माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली इस तरह से हमने सभी को V बाय आर के फॉर्म में लिख लिए। इसको सॉल्व करो और यहाँ पे भी V1 V2 के फॉर्म में इक्वेशन आएंगी। यहाँ पे जब आप इसको स्प्लिट कर लोगे तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो ये माइनस V1 प्लस ऑफ V2 प्लस 2। अब ये जो I1 है ना, I1 यानी ये देखो यहाँ लिखा है I1 यानी 6 माइनस V1 बाय 1। I1 हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लिखे थे, देखो I1 यानी 6 माइनस V1 बाय 1, तो यहाँ लिख लो 6 माइनस V1 बाय 1। ठीक है, और इसको हम लिख लेंगे प्लस V2 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। अब इसका जो डायग्राम दिया था उसका काम हो गया, डायग्राम का कोई काम नहीं है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। डायग्राम का काम हो गया, जो सर्किट दिया था अब इसके थ्रू हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये होगा माइनस ऑफ V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 2V1 प्लस ऑफ V2 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये V1 है, ये V1 है, तो ये कितना होगा? माइनस 3V1। ठीक है, अब ये V2 है, ये V2 है, तो ये कितना होगा? प्लस 2V2। ठीक है, उसके बाद ये 12 प्लस 12 माइनस 2, तो ये हो गया प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस 3V1 प्लस 2V2 इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। नोड 2 पे हमने KCL अप्लाई किए तो हमें ये ऐसा इक्वेशन मिला है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। तो फाइनली हमें जो दो इक्वेशंस यहाँ पे मिली है, देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि दिखाई दे आपको। ये देखो, ये जो हमने अभी तक सॉल्व किया है ये इतना है। ये देखो आप देख सकते हैं, ये पहले नोड पे हमने अप्लाई किए थे
तो ये हमें पहला इक्वेशन मिला और दूसरे नोड पे अप्लाई किए थे तो ये हमें 2 इक्वेशन मिले हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी V1 V2 अननोन है, इसमें भी V1 V2 अननोन है। और अब ये दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके V1 V2 फाइंड आउट करना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग वे है। देखो, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं V1 V2 को आप डायरेक्टली चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ करो। अगर आपके कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस मोड में इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपको डायरेक्टली V1 V2 मिल जाएगा। ठीक है, या तो सेकंड तरीका यह है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, जैसे इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, V1 का वैल्यू V2 के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके यहां से V2 निकालेंगे और फिर हमें V1 मिल जाएगा। ये होता है सब्स्टिट्यूशन में। और तीसरा तरीका यह है कि आप इसको क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में क्रैमर्स रूल, अगर आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं तो फिर आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना चाहिए। कोई भी वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। V1 V2 मिलने के बाद देखो प्रॉब्लम पूरा नहीं होगा, सिर्फ V1 V2 हमें V1 V2 निकालना नहीं है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, I1 फाइंड आउट करना है। लेकिन I1 के लिए हमें V1 चाहिए। ये देखो यहाँ पे I1 निकालने का क्या फार्मूला लिखा है, 6 - V1/1। तो हमें V1 चाहिए। अगर हमें V1 मिल गया तो हमें आसानी से I1 मिल जाएगा और प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। तो चलो अब ये दोनों को हम यहाँ पे कैलकुलेटर में डायरेक्टली साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है तो फिर आप चाहे तो क्रैमर्स रूल का यूज करो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो, चॉइस आपकी है। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 and 2 से, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को हमने यहाँ कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया है और ये आंसर आ चुका है हमारे पास 26/7। पहला आंसर है, V1 का आंसर है 26/7, V1 का आंसर है 26/7 एंड V2 का आंसर है दैट इज 4/7। V1 V2 हमने निकाल लिए हैं, 4/7 आ चुका है। देखो कैलकुलेटर में अगर आपको ऐसी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना अगर नहीं आता तो इसके पहले ऑलरेडी इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, उसका लिंक हम आज के वीडियो में दे देंगे, वो आप वीडियो देखिए और कैलकुलेटर में किस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होती है वो आप वहां से सीख लीजिएगा। ठीक है, आपको आराम से जो है इस तरह का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, ये हमें V1 V2 मिल चुका है। V1 और V2 जो है वो एक्चुअली वोल्टेज है ना, ये दोनों क्या है, ये वोल्टेज है ना, तो इसके सामने जो है हमें V लिखना कंपलसरी है। ठीक है, V लिखना, V यानी दैट इज वोल्टेज। तो ये हम यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए ये हमने दोनों यहाँ पे निकाल लिए, ये दोनों को यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, ये V1 और ये V2। ठीक है, आप इसको पॉइंट में लिख लेंगे तो भी चल जाएगा। अगर आपको पॉइंट में लिखना है, देखो पॉइंट में आंसर क्या आएगा बताते, जैसे 4/7 का आंसर आएगा 0.571 वोल्ट और ये जो था 26/7 इसका आंसर आएगा 3.714 वोल्ट। ठीक है ना, अगर आपने पॉइंट में लिखे तो भी चलता है, ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। V1 V2 हमने निकाल लिए, लेकिन प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ। हमने आपको कहा था I1 फाइंड आउट करना है, तो चलो अब हम I1 फाइंड आउट करेंगे। तो I1 फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ लिख लेंगे नाउ I1 अगर फाइंड आउट करना है तो I1 का फार्मूला हमने क्या बताया है, देखो 6 - V1/1 ऐसा बताया ना। तो V1 का वैल्यू यहाँ पुट करो, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 - V1 यानी क्या है, V1 यानी है 26/7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 है तो उसको इग्नोर करो, तो इनडायरेक्टली 6 - 26/7 ऐसा हमें करना है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 6 - 26/7, इसको हम ब्रैकेट में दे देते हैं और अब यहाँ पे जो आंसर है वो हम निकालेंगे। तो ये लिख लेंगे कैलकुलेटर में 6 - 26/7, तो ये आंसर आ चुका है 16/7 यानी 2.285। 16/7 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे तो भी चलता है। सो फाइनली I1 इज देयर, I1 मिल चुका है, दैट इज 16/7 एम्पियर। सो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि जो है आपको दिखाई दे पूरा जो सर्किट है, क्योंकि सर्किट ही इंपॉर्टेंट है। उस सर्किट में ये
जो हमने लिखा है I1, I2, I3, I4, I5, I6 जो लिखा है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर पूरा खेल है। ठीक है, तो ये इसके आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले के 13 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।